Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science। आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 लाइट का पार्ट 4 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई के बारे में। ओके, अभी तक हम लोग 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप में से अगर किसी को कोई सा भी पार्ट पढ़ना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर चैप्टर नंबर 15 साइंस की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको तीनों पार्ट्स मिल जाए। ठीक है, और अगर आपने पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे उम्मीद है कि आपको आई के जो अलग अलग पार्ट्स थे वो आपको याद होंगे। आज हम लोग थोड़ा सा ह्यूमन आई को डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ताकि जो आज का टॉपिक है उससे रिलेट करने में आसानी हो। ठीक है, हमने जो पिछले पार्ट में ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था उसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे भाई, कि ह्यूमन आई के अगर आप साइड व्यू देखें, फ्रंट व्यू तो आपको पता ही है। फ्रंट व्यू में जैसे कि आप देखते हैं कि एक आई होती है, सामने से देखें एक आई को तो एक आई आपको ऐसी दिखती है। ठीक है, उसका ज्यादातर भाग जो होता है वो व्हाइट होता है, जिससे हम लोग क्या बोल रहे थे, स्केलेरा। क्या बोल रहे थे, स्केलेरा, जो बिल्कुल व्हाइट वाला पार्ट होता है ना आपके चारों तरफ आई में, और बीच में आपको एक गोल सी एक आपको एक कलरफुल पार्ट दिखेगा बीच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, आइरिस। और उसके बीच में भी आपको एक ब्लैक कलर की बिल्कुल छोटा सी पॉइंट टाइप का, पॉइंट नहीं, आप थोड़ा सा पॉइंट से बड़ा भी कह सकते हैं, है ना, पॉइंट टाइप की एक आपको छिद्र दिखेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं व्हाट, प्यूपिल। ठीक है, और जो आइरिस होते हैं ये अलग अलग लोगों में अलग अलग कलर्स के होते हैं, किसी में बहुत डार्क ब्राउन होता है, किसी में ब्राउन होता है, किसी में बिल्कुल ब्लैक होते हैं, किसी में ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है, और किसी में जो है आपको ग्रीन कलर का भी दिखेगा। तो ये जो होता है ये आपका बेसिकली पिगमेंटेशन के अमाउंट पे डिपेंड करता है, कि अगर पिगमेंटेशन के अमाउंट बहुत ज्यादा है तो आइरिस का कलर वो आपका डार्क ब्राउन या बिल्कुल ब्लैक भी हो सकता है, और अगर पिगमेंटेशन के अमाउंट कम है तो वो ग्रीन कलर हो सकता है या फिर ये कि ब्लू कलर हो सकता है। ठीक है, ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको आईलिड दिखाई देती है। आईलिड पे आपको क्या दिखाई देते थे, आईलैशेस। तो ये किसके लिए थे भाई, ये प्रोटेक्शन के लिए थे। अब हम लोग जो हमारी स्ट्रक्चर है आई की, उसको हम लोग साइड से देख लेते हैं, अंदर से देख लेते हैं कि भाई उसके अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है। क्योंकि जो ह्यूमन आई है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स तो इसका स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ही ईजी है, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर है ना, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट आपको क्या कहला रहा है, स्केलेरा। हम लोग इसको साइड से देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए, ये आपके आईलिड्स हैं, इन पे ये आईलैशेस हैं। उसके बाद ये जो है ना, ये एक टिश्यूज होती है, ट्रांसपेरेंट टिश्यू, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है, ये जो कॉर्निया होती है ना, ये जो सामने आपका आइरिस दिख रहा है, फ्रंट वाला पार्ट जो होता है हमारी आई का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू की एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, ये सबसे आगे होती है। ठीक है, ये सबसे आगे होती है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब उसके बाद ये जो कॉर्निया और जो आइरिस है, आइरिस के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वाटर भरा हुआ होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। ओके, उसके बाद अगर आप अंदर जाएं, अंदर और थोड़ा सा अंदर जाए तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये आइरिस, ये ब्लू कलर का है। ठीक है, उसके बाद उस आइरिस के बाद अंदर देखें आप तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्यूपिल। ठीक है, ये जो प्यूपिल होती है ये एक छिद्र होता है जिससे लाइट रेज एंटर करती है। और फिर आपको, अब ये हो गया हमारा बिल्कुल सामने वाला पार्ट, यानी कि हम जो बिल्कुल सामने देख रहे हैं अपने। बट अब हम आई के अंदर चलते हैं। आई के अंदर आपको यहाँ पे एक लेंस दिखेगा जो कि बाय कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, बाय कन्वेक्स लेंस आप देख रहे हैं ना, ये बाय कन्वेक्स लेंस है। इससे रेज पास करती है, रेज पास करके यहाँ पे वो जो रेज होती हैं, वो लाइट की रेज वो बेंड हो जाती है, वो जाकर के रेटिना पे यहाँ पे इमेज बनती है। ठीक है, और उसके बाद ये जो लेंस होता है ये इमेज के हिसाब से ये लंबा भी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है। तो इसको लंबा और छोटा करने के लिए, फोकल लेंथ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 2 सिलियरी मसल्स होती हैं, जो कि इसको कंट्रोल करके रखती हैं, इसको पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है। ठीक है, तो ये सिलियरी मसल्स जो है ये इसी को फोकल लेंथ को कंट्रोल करने में उसमें हेल्प करती है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो आई है, ये जो हमारे लेंस है, और ये जो हमारे अब ये जो अच्छा लेंस और लेंस के लास्ट में यहाँ पे आपको एक पूरा एक पर्दे की तरह, जैसे एक पर्दा होता है ना, जैसे आप उसमें भी देखें सिनेमा में, तो आपको वहाँ पे एक पर्दा होता है, उस पे आपको पूरी मूवी दिखाई देती है। तो इसी तरीके से हमारी आई के भी लास्ट में एक पार्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेटिना। ठीक है, यहाँ पे इमेज बनती है, रेटिना बनती है, यहाँ पे इमेज बनती है। और यहाँ पे देखिए ये, और रेटिना और
ये जो लेंस है इसके बीच में यहाँ पे एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से आई जो है हमारी फुली हुई रहती है, जिस उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। और ये जो रेटिना होते हैं उनपे रोड्स एंड कॉन्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि आईज को, जो कि कलर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी होते हैं, और जो इमेजेस होती हैं उनके लिए भी, उनमें भी हेल्प करते हैं, जो इमेजेस बनती हैं। और यहाँ पे आई को हमारे ब्रेन से जोड़ने के लिए ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग, ये नर्व्स होती है कुछ, जिन्हें हम लोग ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। तो ये हमारा जो आई का पूरा स्ट्रक्चर हो गया बिल्कुल जो हम साइड से देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है ना इसके डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। डिफेक्ट्स किस हिसाब से कि भाई डिफेक्ट्स क्या होता है आई में, कि जो हमारी रेज होती है, जो रेज हमारी लेंस में एंटर करी है ना, हमारी आई में एंटर करी, प्यूपिल से हमारे जो लेंस है यहाँ पे वो बेंड हुई, बेंड होने के बाद क्या होता है, वो जा करके रेटिना पे इमेज बनती है। तो अगर नॉर्मल विजन होगा, मतलब नॉर्मल आई होगी, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है उसमें, तो जो इमेज है वो किधर बनेगी, रेटिना पे बनेगी। लेकिन अगर उसमें आई में डिफेक्ट है, डिफेक्ट का मतलब ये है कि अगर किसी भी इंसान को सही से नहीं दिखता है, उसको ब्लर्ड दिखता है, या उसको डिम विजन दिखती है, या उसको और भी कोई प्रॉब्लम है कि उसको दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, या पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो उसमें क्या होता है, जो इमेज होती है वो रेटिना पे न बन करके या तो उसके आगे बनेगी या उसके पीछे बनेगी, ठीक है। दो कंडीशंस हो सकती है, या तो ये है कि रेटिना पर इमेज, जो एक तो रेटिना नॉर्मल विजन होगा तो रेटिना पे बनेगी, अगर और कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होगा, या तो रेटिना के आगे इमेज बनेगी या फिर ये है कि रेटिना के पीछे बनेगी। इसे ही हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। अगर इमेज रेटिना के आगे बनती है तो लेंस और रेटिना के बीच, ये जो इमेज है इसके बीच का जो फासला है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, तो हम इसे बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। इसके बारे में हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। और अगर जो इमेज है वो किधर, रेटिना के पीछे बन रही है, ठीक है, तो लेंस और रेटिना के बीच का जो फासला है वो क्या हो जाता है, काफी लंबा हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली तो उसको इधर बनना चाहिए, बट वो क्या होता है, जो इमेज है वो हमारी डिफेक्ट होने की वजह से आई में, वो रेटिना पे ना बन करके वो इमेज पीछे बनती है। तो हमारी जो लेंस और रेटिना के बीच का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, ये क्या है, काफी ज्यादा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। ओके, चलिए अब हम लोग ना इसको, जो मैंने आपको बताया शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस, इसे ना हम लोग और अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो हम कौन से लेंस यूज करेंगे, हम कैसे अपनी आई को सुधारेंगे, है ना। बेसिकली अगर कभी डिफेक्ट हो जाता है आई में, हमें अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ठीक नहीं होती है, ज्यादातर नॉर्मल केसेस में वो ठीक नहीं होती है, लेकिन बाई चांस कि बहुत सारे लोगों को थोड़ी कम प्रॉब्लम होती है तो वो ड्रॉप्स लगा करके, लेंसेज का यूज करके वो अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसको थोड़ा सा वो सही कर लेते हैं, है ना। लेकिन बिल्कुल फुल्ली ठीक नहीं होती, ये बात तो आप याद रखिए, क्योंकि नेचर में अगर कोई गड़बड़ी होती है, नेचुरली किसी भी चीज में गड़बड़ी होती है, तो वो एकदम उसका 100% एकदम सही हो जाना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिफेक्ट ऑफ द आई के बारे में पढ़ लेते हैं। वी कैन सी क्लियरली ओनली इफ द इमेज इज फोकस्ड ऑन द रेटिना। यहाँ भी ये बात बोल रहे हैं, हमारी बुक क्या बोल रही है कि भाई हम लोग, अगर हमारी इमेज जो है वो बिल्कुल रेटिना पे बन रही है तो हम सारी जो इमेजेस हैं, मतलब कोई भी चीज है उसको हम लोग क्लियरली देख पाएंगे। अगर कहाँ पे बन रही है, रेटिना पे बन रही है। ये नॉर्मल आदमी की बात कर रहे हैं, नॉर्मल जो पर्सन होता है जिसकी इमेज बिल्कुल रेटिना पे बन रही है, जो ना ही स्पेक्टिकल्स का यूज करते हैं ना लेंसेज का यूज करते हैं, तो अगर उनकी इमेज जो है वो रेटिना पे बन रही है, फोकस हो रही है, तो वो उनको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। इफ द इमेज इज फोन इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, अगर इमेज कहाँ बनती है, रेटिना के आगे बनती है, और बिहाइंड इट, ये रेटिना के पीछे बनती है, वी कैन नॉट सी क्लियरली एंड द इमेज विल अपीयर ब्लर्ड। तो हम लोग जो भी इंसान जिसकी भी इमेज या तो रेटिना के सामने बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है, तो उसको जो भी इमेज होगी, जो सामने होगा, उसको वो क्लियरली नहीं दिखेगा, इसको ब्लर दिखेगा या फिर ये कि उसको थोड़ा डिम दिखेगा। For a person with normal eyes, it is easy to see both nearby and far off object clearly. तो भाई अगर एक ऐसा पर्सन है जिसकी नॉर्मल आईज है, यानी कि उसको कोई डिफेक्ट नहीं है, तो वो दूर की चीजों को भी देख सकता है, पास की चीजों को भी देख सकता है। While reading a book is held about 25 सेंटीमीटर away from the eyes, है ना। जब वो अगर वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना, ये लीस्ट डिस्टेंस आपको बताया जा रहा है कि अगर लीस्ट डिस्टेंस, एक नॉर्मल इंसान के लिए लीस्ट डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर उसके पास कोई बुक रखी हुई है, तो बुक में चूंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ रहता है, तो अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर उसके पास बुक रखी हुई है और उसको क्लियरली पढ़ रहा है, उसको किसी लेंस की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान एकदम नॉर्मल है, उसकी आईज एकदम नॉर्मल है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर
उसको नहीं दिख रहा है, उसको और पास लेकर के आना पड़ रहा है उसको, ठीक है। या फिर ये कि वो 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर की दूरी पे वो उसको लेकर के पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी आई में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। दिस इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। तो अगर भाई एक इंसान की यहाँ पे ये भी आप यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आ गया कि एक इंसान के लिए सबसे जो लीस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी बुक को पढ़ने के लिए या किसी भी चीज को देखने के लिए, है ना, तो वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि उसकी अगर वो जैसे ज्यादातर अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ने में क्या होता है, जो हम अपने जो मोबाइल है उसे तो हम हिला सकते हैं, अब कंप्यूटर या लैपटॉप होता है तो उससे हम लोग थोड़ा उसको अपने एकदम आंखों में घुसाने में थोड़ी परेशानी होती है, तो हम लोग थोड़ा उसको पीछे रखते हैं। बट जो मोबाइल होता है, तो मोबाइल में क्या है कि बच्चे जो है ना उसको बिल्कुल अपने आंखों के सामने रख लेते हैं, यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी क्या बल्कि वो तो 15 या 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हैं, जिसकी वजह से आंखों में और ज्यादा प्रॉब्लम होती जा रही है। तो इस वजह से हमें क्या चाहिए कि हमें अपने से किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को, बुक को, इवन की बुक को भी अपने से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी आंखें भी हेल्दी रहेंगी और आप हमेशा से बिल्कुल अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। चलिए, अब अगर लेकिन कोई ऐसा बच्चा है आपके यहाँ, छोटा बच्चा जो कि एकदम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रख रहे हैं और वो नहीं पढ़ पा रहा है और एकदम अपने आंखों के पास लेकर के जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको डिफेक्ट है, उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। However, you would have noted that some people find it easier to see objects that are nearby rather than those that are far away। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि जो उनके पास ऑब्जेक्ट होती है, मतलब ये है कि उनके 25 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये है कि वो बुक की बात कर लेते हैं, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे वो बुक पढ़ पा रहे हैं, या फिर ये कि पास की चीजों को वो देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर उनके ज्यादातर 2 मीटर की दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पे, है ना, अगर इतनी दूरी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई तो उसको क्लियरली देख पा रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट दूर है वो उसको देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अब वो कोई ऑब्जेक्ट ऐसी है जो कि 5 मीटर की दूरी पे है या 10 मीटर की दूरी पे है, ठीक है, तो वो उसको क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं। 10 मीटर तो बहुत लंबा हो गया, 10 मीटर तो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया, इवन कि आप 5 मीटर ले लो, 3 मीटर ले लो, तो इतनी दूरी पे जो है वो ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं। सच पीपल आर सेड टू बी शॉर्ट साइटेड। तो ऐसे पीपल को हम लोग क्या बोलते हैं कि उनको शॉर्ट साइटेड की प्रॉब्लम है, ठीक है। शॉर्ट साइटेड मैंने आपको बताया था ना कि उनकी जो इमेज है वो किधर बनने वाली है, रेटिना पे न बन करके आगे बनती है, ठीक है। यानी कि लेंस और जो इमेज है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। इसी वजह से हम लोग वर्ड यूज करते हैं शॉर्ट साइटेड। क्या यूज करते हैं? शॉर्ट साइटेड, या हम जिसको मायोपिया भी बोलते हैं। The formation of the image in front of the retina result in the condition called myopia or short-sightedness। अब आप ये कहेंगे मुझसे कि मैम उनको तो दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है, उनको तो दूर का नहीं दिख रहा है, पास का दिख रहा है, फिर हम उनको शॉर्ट क्यों कह रहे हैं? तो शॉर्ट इस वजह से कह रहे हैं, मैंने आपको बताया कि लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, जो उनकी इमेज के बीच की जो फोकल पॉइंट, जिसे हम लोग जहाँ पे इमेज बनने वाली है उसको हम लोग फोकल पॉइंट बोलते हैं, तो जहाँ पे उनकी जो फोकल पॉइंट है उनका जो लेंस के बीच की जो दूरी है ये कम हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। इसी वजह से हम लोग उनको बोलते हैं कि उनको शॉर्ट साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आप ये मत कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये है कि जिनको पास का नहीं दिखता है, ठीक है, उनको पास का तो दिख रहा है बट दूर का नहीं दिख रहा है। अब हो गया, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मायोपिया बोलते हैं या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय वेयरिंग स्पेक्टिकल्स विद कनकेव लेंसेज। तो अगर ऐसा इंसान जो है वो कनकेव लेंस यूज करता है, मतलब ये है कि वो अगर अपने सामने कनकेव लेंस यूज करे, कनकेव लेंस किसे बोलते हैं? जो कि ऐसे अंदर को धसे हुए होते हैं, ठीक है। अगर वो ऐसे लेंसेज का यूज करते हैं तो इसका तो उनकी जो स्पेक्टिकल्स या ऐसे लेंसेज के अगर यूज करते हैं तो उनकी जो इमेज बनेगी वो क्लियरली उनके यहाँ पे यानी कि रेटिना पे ही बनेगी, यानी कि वो क्लियरली इमेज को देख पाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भाई जिन लोगों की इमेज, यानी जो लोग जो है दूर का तो नहीं देख पाते लेकिन पास का देख लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं? मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। और शॉर्ट साइटेडनेस हम वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं शॉर्ट का? तो इस वजह से यूज कर रहे हैं क्योंकि जो लेंस और जो रेटिना के बीच की जो दूरी है, जो फासला है वो कम हो गया है, शॉर्ट हो गया, इस वजह से हम लोग शॉर्ट वर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे पर्सन को अगर ऐसा पर्सन कनकेव लेंसेज को लगाता है तो उसकी इमेज बिल्कुल क्लियरली कहाँ पे बनेगी? जैसे कि एक नॉर्मल विजन बनती है, यानी कि रेटिना पे बनेगी और उसको सारी चीज सामने एकदम साफ दिखेंगी, ठीक है। अब ये तो एक कंडीशन हो गई, ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या है? ऑन द अदर हैंड देयर आर सम पीपल हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी थिंग्स दैट आर नियर बाय बट फाइंड इट इजियर टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार अवे। यानी कि बहुत सारे ऐसे पीपल्स होते हैं जिनको कि
यानी पास की चीजों को देखने में तो उनको परेशानी होती है, लेकिन जो अगर बिलबोर्ड पे या दूर पे पोस्टर्स जो लगे हुए होते हैं वहां इजीली वो पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पीपल्स को क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे मे फाइंड इट इजियर टू रीड द राइटिंग ऑन बिलबोर्ड बट माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीड अ बुक एट अ नॉर्मल डिस्टेंस। यानी कि वो इजीली जो है बिलबोर्ड पे जो बड़े बड़े फ्लेक्सो वगैरह लगाए जाते हैं, जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं रोड के साइड में, आपने देखे ही होंगे, तो वो तो क्लियरली उनको पढ़ पाते हैं। लेकिन एक जो नॉर्मल डिस्टेंस में यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पे जो एक बुक रखी हुई है उसको उनको पढ़ने में परेशानी होती है। सच पीपल आर सेड टू बी लॉन्ग साइटेडनेस। तो उनको क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस उनको, उनकी जो प्रॉब्लम होती है उनको लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, और ऐसे पीपल्स को लॉन्ग साइटेड प्रॉब्लम कहते हैं। डिफेक्ट है उनको कौन सा है, लॉन्ग साइटेडनेस, या फिर ये है कि हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। ये हाइपरोपिया नहीं है, हाइपरमेट्रोपिया है। द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बिहाइंड रेटिना रिजल्ट्स इन अ कंडीशन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। तो उनकी जो इमेज बनती है वो किधर बनती है, वो रेटिना के पीछे बनती है, ठीक है, रेटिना के पीछे बनती है। और इसकी वजह से जो उनके लेंस और फोकल पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, जो उनका डिस्टेंस होता है, वो काफी लॉन्ग हो जाता है। इसी वजह से हम लोग उनको बोलते हैं कि उनको लॉन्ग साइटेडनेस की प्रॉब्लम है। This defect can be corrected by wearing spectacles with convex lenses। तो ऐसे लोगों को अगर convex लेंसेज अगर उनको लगाया जाए और वो जो स्पेक्टिकल्स लगाते हैं उनमें कन्वेक्स लेंसेज लगाया जाए तो उनकी जो विजन होगी वो नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि उनकी जो इमेज बनेगी वो किधर बनेगी, रेटिना पे बनेगी। ओके, समझ में आ गया आपको। तो हमने दो तरह की डिफेक्ट पढ़ लिए भाई। एक वो पढ़ा कि जिसमें की इमेज जो बन रही थी वो किधर बन रही थी, रेटिना के आगे बन रही थी, ठीक है, रेटिना के आगे बन रही थी, जिसकी वजह से जो फोकल पॉइंट और लेंसेज के बीच की जो दूरी थी वो कम हो गई थी, शॉर्ट हो गई थी। इस वजह से ऐसे पीपल्स को हमने बोला क्या, शॉर्ट साइटेडनेस की प्रॉब्लम है। और उनकी प्रैक्टिकली लाइफ में क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई उनको दूर की चीजें तो दिख नहीं पाती हैं, लेकिन पास की चीजें दिख जाती हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम हमने क्या पढ़ी, दूसरा जो हमने डिफेक्ट पढ़ा वो कौन सा पढ़ा कि जो बहुत सारे पीपल्स ऐसे होते हैं जिनकी इमेज किधर बनती है, रेटिना के पीछे बनती है। तो ऐसे लोगों को प्रैक्टिकली लाइफ में क्या प्रॉब्लम होती है कि उनको अपने पास की चीजों को तो पढ़ने में परेशानी होती है, लेकिन जो आगे के जो दूर की चीजें होती हैं, बिलबोर्ड वगैरह पे, फ्लैक्सो पे, या फिर बोर्ड पे, या कहीं पे भी दूर कोई चीज लिखी हुई है तो इजीली उसको पढ़ पाते हैं। तो ऐसे पीपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, क्योंकि जो उनकी लेंस और जो फोकल पॉइंट होती है इनके बीच की जो दूरी होती है वो काफी लॉन्ग हो जाती है। तो ऐसे लोग कौन सा लेंस लगाएंगे, कन्वेक्स लेंसेज का यूज करेंगे, ठीक है। तो और ये आप तो खुद तो यूज करेंगे नहीं, जाकर के डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे और डॉक्टर जो है वो आपके लिए वैसे स्पेक्टिकल्स, वैसे लेंसेज बनवा करके आपको देंगे, ठीक है। और आप वैसे लेंसेज को लगाएंगे। तो आप में से अगर किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, लॉन्ग साइटेडनेस की प्रॉब्लम होती है, आजकल को ज्यादातर बच्चों को हो जाती है, कॉमन है ये, ज्यादातर बच्चे कॉमन स्पेक्टिकल्स का यूज करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पास का देखने में, जिनको पास की चीजें पढ़ने में परेशानी होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूर की चीजों को देखने में परेशानी होती है, ठीक है। तो आप लोग खुद अपने बारे में बता सकते हैं मुझे कि अगर आपको लॉन्ग साइटेडनेस की प्रॉब्लम है या फिर शॉर्ट साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, और आप कौन सा लेंस आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि भाई हमारे अंदर अगर कोई डिफेक्ट है तो हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। Sometimes the lenses of the eye becomes cloudy or opaque। अब यहाँ पे तीसरी प्रॉब्लम बताई कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ज्यादातर मिलियंस ऑफ पीपल्स को पूरे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ पीपल्स इससे अफेक्टेड है, इससे अफेक्टेड है। और वो कौन सी प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है कैटरैक्ट, जिसे हम हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं। जो ज्यादातर जो एडवांस एज हो जाती है, मतलब एजेड जो पर्सन होते हैं उनमें हो जाती है ये प्रॉब्लम कि जो उनका लेंस होता है, ठीक है, जो हमारे लेंस है ये कैसा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ताकि इसमें से ट्रांसपेरेंट इस वजह से कि इसके अंदर से जो रेज है वो इजीली इसमें से पास कर जाए और जाकर के रेटिना पे फोकस हो, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी जो ये लेंसेज होते हैं ये ओपेक हो जाते हैं, कि मतलब ये है कि बिल्कुल ये अपने आप से लाइट रेज को पास ही नहीं होने देते हैं, बिल्कुल क्लाउडी हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को आप अगर सामने से देखें तो आपको इस तरीके की दिखेगी। देखिए ये तो एक नॉर्मल आई होगी, और ये वाली जो आई है आप इसको देखिए, यहाँ पे आपको देख रहे हैं थोड़ा सा व्हाइट से दिखाई दे रहा है, या इस वाली आई में भी देखिए ये प्यूपिल है ना, यहाँ पे आप देखें ये कैसी दिखाई दे रही। तो ये कैटरैक्ट की प्रॉब्लम होती है। दिस कॉजेज अ कंडीशन कॉल्ड कैटरैक्ट। कैटरैक्ट इज अ वेरी कॉमन डिजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट कॉजेज ब्लर्ड और डिम विजन। और इसमें क्या होता है कि अगर भाई जाहिर है जो हमारे लेंसेज हैं वही इमेज को सही से नहीं बना पा रहे हैं, ठीक, वो अपने आप से लाइट रेज को पास ही नहीं कर पा रहे हैं, या अगर पास कर रहे हैं तो उनकी जो फोकस है वो देखिए किधर बन रहा है, चारों तरफ बन रहा है, मतलब तो ऐसे लोगों को ये तो ब्लर इमेज दिखती है ना, बिल्कुल दिखती नहीं है, या फिर ये है कि उनको डिम दिखती है
है ना। इन सम केसेस देयर कुड बी डबल विजन, और कभी कभी ऐसा होता है कि उनको डबल डबल दिखती है, यानी जो उनको सामने पर्सन होता है वो उनको डबल डबल दिखता है। और कभी ऐसा होता है कि उस वाली आंख से दिखता ही नहीं है। अगर किसी पर्सन को खुदा ना करे दोनों आंखों में हो जाता है तो उनकी जो आंखें, जो उनकी जो बिनाई होती है जिसे हम बोलते हैं, जो उनकी साइट की प्रॉब्लम, साइट जो होती है वो सेंस ऑफ साइट वो एकदम खत्म हो जाती है कि उनको कुछ दिखता ही नहीं। फिर क्या करना पड़ता है, तो ये चूंकि बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से जो इसके सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं, लेजर रेज के जरिए से सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो ये इजीली हो जाते हैं और ज़्यादा इसमें पैसे भी नहीं लगते हैं, यानी कि 6,000 से लेकर के 18,000 तक या 25,000 तक के इनके बीच में उनका ऑपरेशन हो जाता है। और सर्जिकल ऑपरेशन के जरिए से उनकी जो लेंसेज होती है या तो दूसरी लगा दी जाती है, या किसको जो भी डॉक्टर्स करते होंगे, मुझे तो क्लियरली इसके बारे में पता नहीं है। एनीवे, तो जो सर्जिकल ऑपरेशन के जरिए से इस कंडीशन को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। Cataract affect millions of people all over the world. Whenever there is any visual difficulty, we should consult an eye specialist immediately. तो यहीं पे ये बात आपको बता रहे हैं कि अगर आपको जरा सी भी प्रॉब्लम होती है आई में, ठीक है, बाई चांस कभी ना कभी आपको कोई अगर चोट लग गई आई में या कुछ भी हो गया है ना, आपको कहीं पे दुख रही है या कुछ हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी इसमें लापरवाही बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। फौरन से पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज जो हमारी आई है यही हमारा सब कुछ है ना। अगर खुदा न करे जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, आप उनसे पूछिए कि उनकी जो फीलिंग्स होती है वो कितनी ज़्यादा, जब आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपको इतना ज़्यादा दुख होगा उनकी बातों को सुन करके कि उनको वो कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। इतनी खूबसूरत हमारी दुनिया है, हमारे चारों तरफ इतने जीव जंतु हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर हम इनको नहीं देख पाएंगे, ठीक है, अगर हमारे पास सारे सेंसेस हों लेकिन हम अगर इनको देख ना पाए तो कितना बुरा लगेगा। तो इस वजह से अगर आपको कभी भी आई में कोई प्रॉब्लम होती है तो जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और डॉक्टर तो वैसे भी आई स्पेशलिस्ट आपको चारों तरफ अपने मिल ही जाएंगे, है ना। और चूंकि आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है आंखों में प्रॉब्लम होना, ठीक है, तो आप लोगों को चाहिए कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब हम लोग चलते हैं उन लोगों की तरफ जिनको कि बिल्कुल दिखता ही नहीं, जो ब्लाइंड पर्सन है। अब वो क्या करेंगे, अब उनके लिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव किया, टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, तो साइंटिस्ट ने भी इस पे रिसर्च किया। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लुइस ब्रेल, जो कि खुद एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच टीचर थे, जो कि खुद ब्लाइंड थे, ठीक है। और उन्होंने ऐसी चीज को इन्वेंट किया जिसके जरिए से जो ब्लाइंड पर्सन है वो भी पढ़ सकते हैं, वो लिख सकते हैं, ठीक है, और वो महसूस कर सकते हैं। कैसे, मतलब वो अपनी जो सेंस ऑफ टच है उनका, ठीक है, उसके जरिए से वो चीजों को पढ़ सकते हैं। क्योंकि भाई उनके पास सिर्फ देखने की प्रॉब्लम है ना, मतलब वो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनके पास सारे जितने भी सेंसेस होते हैं वो तो क्लियर होते हैं, तो उनमें से वो अपने सेंसेस ऑफ टच का यूज करके चीजों को पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो अब वो कैसा, वो जो सिस्टम उन्होंने बनाया था, उनका नाम चूंकि लुइस ब्रेल था, तो उन्होंने उनके ही नाम पे उस सिस्टम को ब्रेल सिस्टम कहा गया। और उस सिस्टम में क्या होता है, जो चीजें होती हैं, जैसे कि ABCD लिखी हुई है, तो हम लोग नॉर्मली तो ए ऐसे लिखते हैं, ABCD, ये कैपिटल लेटर हो गए, तो ABCD स्मॉल लेटर हो गया। लेकिन जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनके लिए ए जो होता है वो एक पॉइंट होता है, ठीक है, और वो पॉइंट जो होगा ना वो ऐसे रेज होगा, ठीक है, रेज डॉट की तरह होगा ऐसे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कैसे उभरे उभरे वैसे, तो वो उसको टच करते हैं, ठीक है, और टच करने के बाद उसको महसूस करते हैं। जब एक ही पॉइंट रेज हुआ हो तो वो उसको महसूस कर लेते हैं, अच्छा ये ए है। अगर 2 पॉइंट्स ऐसे हो तो इसका मतलब ये है कि वो बी है। अगर C तो मतलब 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे, D है तो वो ऐसे होंगे, ठीक है, E है तो ऐसे होंगे, F है तो ऐसे हैं। तो ये जो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जो कि उनको समझाए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, उनको टच करवाया जाता है। तो जाहिर है जब एक इंसान ही तो है, वो बार बार एक ही चीज को टच करेगा तो उसको तो याद ही हो जाएंगे। तो वो इस तरीके से टच करते हैं और उसके बाद उसको अपनी विजुअली इमेजिनरी जो उनकी पावर होती है उसके जरिए से वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो नंबर्स होते हैं इनको भी, इनके लिए 1 के लिए एक रेज डॉट होता है, 2 के लिए ऐसे, 3 के लिए ऐसे, 4 के लिए ऐसे, ठीक है। तो स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए बनाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कामयाब नहीं है, बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल है। और जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो इसी के जरिए से वो सारी बुक्स भी पढ़ लेते हैं, सब चीज़ कर लेते हैं। कोई भी बुक दे दो उनको, अगर वो ऐसी होगी तो वो उसको पढ़ भी लेंगे। इवन कि अगर उनके सामने जो कीबोर्ड्स होते हैं, स्पेशल कीबोर्ड्स होते हैं जिनमें जो ABCD, हमारे यहाँ तो ABCD लिखा रहता है, ठीक है, उनके जो कीबोर्ड्स होते हैं उसमें ये स्पेशल डॉट्स बने रहते हैं, तो वो इन कीबोर्ड्स को मतलब टच करके भी वो इजीली अपना सारी टाइपिंग वगैरह भी कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये कैसे आएगा, तो प्रैक्टिस से आएगा, हर चीज प्रैक्टिस से ही आती है। तो उन ब्लाइंड पर्सन को स्पेशली उनको ट्रेन किया जाता है, ठीक है, उनको पढ़ाया जाता है, तो वो इजीली अपना सारा काम कर लेते हैं। ठीक है, टिल नाउ वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज हैड बीन अवेलेबल फॉर पीपल विद साइड प्रॉब्लम्स। भाई अभी तो इतनी ज्यादा बहुत ही कम मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इन लोगों के लिए, इतनी ज़्यादा अभी इनके लिए टेक्नोलॉजीज नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इनको इजीली पढ़ने में लिखने में इनको हेल्प करती हैं। द मोस्ट पॉपुलर वन बीइंग द ट्रेडिशनल ब्रेल। ठीक है, तो ट्रेडिशनल ब्रेल है जो कि लुइस ब्रेल नामक साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था। द ब्रेल सिस्टम विच इनेबल्स देम टू रीड एंड राइट यूजेस पैटर्न्स ऑफ रेज्ड डॉट्स टू रिप्रेजेंट लेटर्स एंड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो जो ब्रेल सिस्टम है मैंने आपको बताया, इसमें क्या होते हैं, पैटर्न्स होते हैं रेज डॉट के ना, जो डॉट्स होती है वो उठी हुई होती है, थोड़ी सी उभरी हुई सी होती है, उनको ये टच करते हैं और टच करके उसको महसूस करते हैं और इसी के जरिए से ही उसको अपने दिमाग में अपने बिठा लेते हैं और फिर वो इजीली पढ़ पाते हैं। विद द एडवांस ऑफ टेक्नोलॉजी देयर इज अ मार्क इंप्रूवमेंट इन द काइंड ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर पीपल विद साइड प्रॉब्लम्स। ठीक है भाई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज और एडवांस होती जा रही है, इस तरीके से लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज लेकर के आए जा रहे हैं, है ना, इनके लिए और भी बहुत सारी बेहतर टेक्नोलॉजीज लेकर के आए जा रही है, ताकि भाई अभी ऐसे टैब भी आ रहे हैं, ऐसे टैबलेट्स भी आ रहे हैं जिनके जरिए से ये इजीली उस पर ड्राइंग भी कर लेते हैं। आप देखिएगा गूगल पर सर्च करिएगा, जो ब्लाइंड पर्सन है वो कैसे ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइसेस सच एज पोर्टेबल ब्रेल टाइपराइटर, ऐसा उनके लिए टाइपराइटर भी होता है। टाइपराइटर तो अब तो हो रहा नहीं, अभी तो फिलहाल आपके पास ऐसे ही कीबोर्ड्स होते हैं, तो देखिए इन कीबोर्ड्स पे कैसे वही डॉट्स बने हुए हैं, सेम डॉट्स बने हुए हैं, उनको ये टच करते हैं और उसके जरिए महसूस करते हैं। टॉकिंग कैलकुलेटर, कोई ऐसा कैलकुलेटर होता है जिसपे आप उस पर टच करो तो एकदम से वो बोलने लगता है कि कौन सा नंबर, किस नंबर पे आपने टच किया है। टॉकिंग क्लॉक, ऑडियो डिक्शनरी, डिक्टेफोन, ड्राइंग्स डेटा रेज। देखिए ये ड्राइंग से, देखिए ये पूरा एक मैप है, पूरे घर का एक मैप बनाया मैप है, उसमें आप देखिए ये भी रेज डॉट की तरह है। ठीक है, इस पे जो ड्राइंग्स बनी हुई है ये भी उठी हुई सी है। एंड ऑडियो मेजरिंग डिवाइसेस आर वेरी यूजफुल टू विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। ठीक है, तो जिन लोगों को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो उनके लिए बहुत सारी अभी अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज इनके लिए इम्प्रूव की जा रही है और डिवाइसेज इनके लिए बनाए जा रहे हैं। Computers equipped with either software specially suited for visually impaired people are available today. इसके अलावा जो कंप्यूटर पे ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर लेकर के आए जा रहे हैं, जिनमें से एक जो सॉफ्टवेयर है जो कि ऐसा जॉज एंड कुर्सवेल 3000, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि अगर जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो उसको डाउनलोड कर लेते हैं, और वो ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जहाँ पे आप अपने कर्सर को लेकर के जाओगे। ठीक है, जैसे मैंने अपना कर्सर यहाँ दीज मेक्स असेसिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, तो मैं अपने कर्सर को यहाँ लेकर के जाऊंगी तो वो खुद ब खुद वहाँ पे वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो सेंटेंस वो रिकॉर्डेड, वहाँ पे रिकॉर्डेड सिस्टम होता है कि वो जो है बिल्कुल जहाँ पे कर्सर लेकर के जाएंगे वो बोलना स्टार्ट कर देता है कि यहाँ पे क्या लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आए हैं, जिनमें जो जॉज एंड कुर्सवेल ये 3000 है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप देखिएगा एक बहुत मैंने एक यूट्यूबर को भी देखा था, वो ब्लाइंड था लेकिन उसके बावजूद वो बहुत अच्छी वीडियोस बना रहा था, और वो इसी जो जॉज एंड कुर्सवेल सॉफ्टवेयर है इसी का यूज़ करके वो हमें बहुत सारी चीज़ें बता रहा था। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो अब पहले की तरह बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते कि वो लाचार हैं या दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं, डिपेंड नहीं, वो अपना भी सब कुछ कर सकते हैं, वो इजीली अपना सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे दीज मेक एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट सच मच इजियर फॉर देम। लीडिंग सॉफ्टवेयर सच एज जॉज एंड कुर्सवेल 3000 आर वेरी यूजफुल। स्पेशल कीबोर्ड्स बेस्ड ऑन द ब्रेल सिस्टम आर आल्सो अवेलेबल टुडे। ठीक है, ये जो ब्रेल सिस्टम पे ये जो कीबोर्ड है ये पूरा आप इस पे देखिए, इस पे डॉट्स बने हुए हैं। ठीक है, और जिनको वो महसूस करते हैं और इसके जरिए से वो टाइप करते हैं, विच हैव मेड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन वेरी इजी फॉर देम। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड पर्सन, जिन लोगों को साइट की प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नेचुरली, मतलब ये है कि वो पैदाइशी ही वो ब्लाइंड नहीं होते हैं, लेकिन बाद में उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, आँख में चोट लग जाती है या कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है इंसान के साथ। जैसे दुआ करते रहा करिए कि भाई हमारे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, खुदा न करे किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जो आईज होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी हिफाजत करना बेहद ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ ऐसी न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि भाई जो हमारी आईज है उनको हेल्दी रखना जरूरी है, और हेल्दी रखने में सबसे चीज हमारी बॉडी के कोई भी ऐसा पार्ट है जिसको हेल्दी रखना है, कोई भी पार्ट मतलब पूरी बॉडी को हेल्दी रखना है, तो इसके लिए आपकी जो डाइट है वो भी आपकी हेल्दी होनी चाहिए। तो उनमें से जो विटामिन ए है, ये जिसे हम लोग विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। ठीक है, ये अगर आपकी बॉडी में कम है,
ठीक है, तो आपको शायद प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो विटामिन ए को बढ़ाने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों को, कुछ ऐसी सब्जियों को, कुछ ऐसे फूड्स को आपको कंज्यूम करना पड़ेगा जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा है, जिससे कि आपकी जो साइड प्रॉब्लम्स है वो हेल्दी रहे। ठीक है, साइड प्रॉब्लम अगर है तो वो खत्म हो जाए, खत्म तो होगी नहीं, मतलब ये है कि वो मेंटेन रहे, आपको इजीली आप सब चीज़ कर पाए। आई हेल्दी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद फूड वेट। ठीक है, तो भाई जो हमारी आई की हेल्थ है ये बहुत ही ज़्यादा, इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है किससे? फूड से। आई क्या, बल्कि हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, इवन क्या हमारा ब्रेन, हमारे आई, हमारी सुनने की शक्ति, हमारी बोलने की शक्ति, हमारी हर चीज़ की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, उनका जो है फूड से बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जैसे हम लोग खाएंगे वैसे ही हमारी बॉडी जो है वो वर्क करेगी, वैसे ही हम सारा कुछ कर सकते हैं। Eating a diet deficient in vitamin A over a period of time may result in a condition called xerophthalmia, night blindness. तो अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिनमें की विटामिन ए की प्रॉब्लम है, तो सॉरी विटामिन ए के डिफिशियंसी है, यानी कि उसके अंदर ऐसी डाइट लेनी है जिसमें विटामिन ए नहीं है, विटामिन ए की मात्रा नहीं है, तो अगर बहुत टाइम तक आप ऐसे लेंगे तो आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसे हम बोलते हैं ज़ीरोफ्थेल्मिया, ये जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। यानी ऐसे पर्सन को ना मतलब दिखता ही नहीं, जैसे ही रात होती है उनको बिल्कुल भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। ठीक है, तो विटामिन ए की मात्रा आपकी बॉडी में या आपकी डाइट में होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। और वो कुछ ऐसी सब्जियां हैं स्पेशल जिनमें की विटामिन ए की मात्रा होती है, जिनमें आपको देख सकते हैं ये पंपकिन हो गया, ठीक है, जो हमारे यहाँ होता है रेड बेल पेपर हो गया, पपाया हो गया, मैंगो हो गया, ब्रोकली हो गया, कैरेट, स्पेशली कैरेट इजीली आपको अवेलेबल होती है, स्वीट पोटैटो हो गया। ये सब चीजें क्या है, ये आपकी विटामिन ए की मात्रा जो है वो आपकी बॉडी में बिल्कुल बैलेंस करके रखती है। ठीक है, बाय कंज्यूमिंग फूड रिच इन विटामिन ए सच एज कैरेट्स, ब्रोकली, टोमेटोज, लीवर, है ना, एग यॉक एंड बटर, दिस कंडीशन कैन बी रिजल्व। तो अगर आपको कभी ऐसी ज़ेरोफ्थेल्मिया की, खुदा ना करे किसी को प्रॉब्लम है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम है नाइट ब्लाइंडनेस की, तो उसको चाहिए कि वो ज्यादातर ऐसी सब्जियों का ही यूज करे। लीवर का है ना, अगर वो मांसाहारी है तो लीवर का भी यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। एग यॉक है ना, एग की जो यॉक होती है, जर्दी होती है, बटर, इसका ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में यूज करें तो हो सकता है इनकी जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाए। ठीक है, अब चलिए, अवर बॉडीज नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हाउएवर ऑक्सीजन प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स इन आवर बॉडी दैट कैन हैव अ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द रेटिना ऑफ द आई। तो भाई जो ऑक्सीजन होती है ना, वो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स का यूज करती है। अब ये रेडिकल्स क्या होते हैं, तो ये आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो ऑक्सीजन होते हैं उस पर उनको अगर बॉन्ड तोड़ दिया जाए तो वो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स को, ऐसे पॉइंट में उनको दर्शाया जाता है, तो वो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स को वो क्या कहते हैं, छोड़ते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। सो जो वो ज़्यादा अगर फ्री रेडिकल्स हो गए तो क्या हो गया, वो हमारी रेटिना जो है उसको इफेक्ट करेंगे। मेनी विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प इन यूटिलाइजिंग द फ्री रेडिकल्स एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बहुत सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स है कि अगर आप उनको कंज्यूम करेंगे तो वो इन रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब वो कौन कौन से विटामिन्स हैं, तो वो हो गया विटामिन ए, सी एंड ई कैन मेंटेन अ रिच सप्लाई ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट किसे बोलते हैं, ऑक्सीडेंट बोलते हैं कि एजिड हो जाना, यानी ऐसी चीजें होती है। ऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि आपके अंदर अगर ऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा हो गई ना, तो उससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी बूढ़े होने लगेंगे, है ना। आपके अंदर जैसे आपकी जो खाल है ना, वो कंप्रेस होने लगेगी। जैसे जो लोग एजेड पर्सन होते हैं तो उनकी जो स्किन होती है कैसी होती है, वो थोड़ी सी मुड़ी मुड़ी सी होती है ना, तो वैसी हो जाती। तो वो जो अगर आप विटामिन ए की मात्रा या सी एंड ई ये जो है आप बराबर ले रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। मतलब ये है कि आपकी जो बुढ़ापा है, उसकी जो एज है, उसको वक्त से पहले, है ना, टाइम से पहले आने नहीं देते, बल्कि ये है कि वो जिस टाइम पे आना है उसी टाइम पे आती है। बल्कि क्या होते हैं, उसको और थोड़ा सा डिले कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डाइट पे डिपेंड करता है कि आप अपनी डाइट में विटामिन ए की मात्रा, सी की मात्रा और ई की मात्रा कितनी ले रहे हैं। रिसेंट स्टडीज हैव इंडिकेट दैट एंटीऑक्सीडेंट कॉल्ड कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट इन क्लोज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर वेरी यूजफुल इन मेंटेनिंग आई हेयर। तो भाई बहुत सारी रिसेंट स्टडीज की गई है, रिसर्च की जा रही है अभी भी। तो भाई बहुत सारी ऐसे बहुत फ्रूट्स निकाले गए हैं, जैसे कि अभी हमने मैंगो का भी जिक्र किया। ठीक है, उसके अलावा वेजिटेबल्स में आप ब्रोकली ले रहे हैं, आप बीन्स ले रहे हैं, यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। फूड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी ऐसे फूड जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि बुढ़ापे को कम करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, बीन्स हो गए आपके, रेड कैबेज हो गया आपकी, ये क्या है, केल है आई थिंक, ये स्ट्रॉबेरीज, स्पिनच है ना, पालक आपका, ग्रीन टी को बहुत यूज करना चाहिए आप। ये जो हम लोग कॉफी वगैरह
पीते हैं तो इनको नहीं पीना चाहिए, ठीक है, इनकी आदत नहीं लगानी चाहिए हमें। ब्लूबेरीज हो गई, डार्क चॉकलेट हो गई, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये हमारे बुढ़ापे को कम करती है। यानी कि हमारे जो बुढ़ापा है, या जिसे हम भाई इंसान को तो बुढ़ापा आना ही है ना, एक ना एक दिन तो उसको उसके, ये तो एक लाइफ है हमारी, एक लाइफ साइकिल है कि भाई इंसान बच्चा होता है, पहले चाइल्डहुड आता है, फिर उसके बाद वो बड़ा होता है, ठीक है, फिर वो उसके पास एडल्ट एज आती है, फिर जो है वो बिल्कुल एडवांस हो जाए, एजेड जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये एक लाइफ साइकिल है। तो अगर आप अपनी जो बुढ़ापा है उसको थोड़ा सा अगर डिले कर दें, है ना, उसको थोड़ी सी अपनी हेल्थ को मेंटेन करके, है ना, तो आप क्या हो सकता है भाई, थोड़ी सी और अच्छी सी लाइफ जी लेंगे, है ना, बजाय इसके कि आप बीमार हों और बिस्तर पे पड़े रहें। ये तो बहुत ही आपके खुद के लिए भी प्रॉब्लम है, साथ साथ जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए तो है ही प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप लोग क्या चाहिए कि भाई अच्छी से अच्छी डाइट लें, और जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं उनको ना यूज़ करें। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन आल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग एज रिलेटेड डिजनरेशन ऑफ मैक्यूला पार्ट ऑफ आई, देयर बाय डिलेइंग एज रिलेटेड ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो यही पे आपको यही बात बताई जा रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें लें, अच्छी डाइट लें, जिसके ज़रिए से आप जो है अपनी थोड़ी सी अपने एज को थोड़ा डिले कर सकते हैं, है ना। तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, और साथ साथ आप लोग एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स की भी तैयारी कर लीजिएगा। तैयारी क्या करिएगा, बल्कि है कि उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को जो 7th क्लास में 8th क्लास में जरूर शेयर कीजिए। और हमें, मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग सोशल साइंस भी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग सोशल साइंस भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। सेम चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको डायरेक्टली आप लोगों पे क्लिक कीजिए और होम पेज पे जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।